हेलो गाइस, तो एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नितिन को चैलेंज करने के लिए फिर से एक और पवेलियन मास्टर दर्पण भी खड़े हो गए। उन्होंने नितिन से कहा कि मैं आपको छात्र द्वंद्व के लिए आपको चैलेंज करता हूँ, क्या आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? नितिन के बिना बोले ही रोमा स्टेज पे चली आई थी, लेकिन उसके पीछे हेड आयुष भी वहां पर आ गए थे। हेड आयुष रोमा की जगह दर्पण के स्टूडेंट से लड़ने वाले थे, लेकिन दर्पण का स्टूडेंट एक सेकेंड भी हेड आयुष के सामने नहीं टिक पाया और हेड आयुष ने अपने डेमोनिक म्यूजिक के साथ में एक ही पल के अंदर ध्रुव को दूर उड़ा दिया, जिसके साथ ही नीचे बैठी हुई सारी पब्लिक हैरान थी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि नितिन के स्टूडेंट इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। आखिरकार उन्होंने कैसे मास्टर टीचर एकेडमी के टॉप 10 मास्टर टीचर्स में से एक को अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लिया। इसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड। ध्रुव को हवा में उड़ाने के बाद में हेड आयुष ने अपना सितार वापस से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया और जैसे ही उन्होंने अपना सितार अंदर रखा, उन्होंने अचानक से भीड़ की तरफ रुख किया। जैसे ही वहाँ के लोगों ने देखा कि हेड आयुष उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा किसी ने उनके दिल पर बहुत तेज वार कर दिया हो। उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। आप में से कोई और है जो मेरे टीचर को अभी भी मुकाबले के लिए चैलेंज देना चाहता है, अभी भी मेरे टीचर की क्षमताओं पर संदेह करता है? अगर ऐसा कोई है तो मैं यहाँ पर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आइए और मैं आप लोगों का यहाँ पर खुल के और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वहाँ खड़ी हुई भीड़ पूरी तरह से खामोश हो गई। जो लोग इतनी देर से प्रिंसिपल नितिन के बारे में कुछ भी बोल रहे थे, अब उनका मुंह खुल नहीं रहा था जब उन्होंने हेड आयुष के मुंह से धमकी भरे वर्ड्स सुने। आखिर ऐसा कौन होगा जो मास्टर टीचर एकेडमी के 10 प्रमुखों में से एक से लड़े और जिसके पास 7 स्टार म्यूजिक की समझ हो? ऐसा तो वही पागल लड़ाकू कर सकता है जिसको अपनी जान की परवाह ना हो और वह अपनी कब्र को यहीं पर ही खुदाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर कि भीड़ में से कोई भी नहीं बोला, तो हेड आयुष ने भी अपनी नजरें पवेलियन मास्टर दर्पण की तरफ घुमा दी और उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, पवेलियन मास्टर दर्पण, क्या आपके पास और भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मेरे टीचर को चैलेंज देना चाहते हैं? तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए आप उनको एक साथ भेज दीजिए, मैं उनसे एक साथ ही मुकाबला कर लूंगा। और फिर हेड आयुष ने पवेलियन मास्टर दर्पण के स्टूडेंट्स की तरफ देखा। जैसे ही पवेलियन मास्टर दर्पण के स्टूडेंट्स ने देखा कि हेड आयुष की निगाहें उन्हीं के ऊपर है, तो वह सभी अपना सिर नीचे झुकाते हुए पीछे की तरफ हट गए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी देखा था कि उनसे सीनियर और उनसे ताकतवर ध्रुव का अभी क्या हुआ था। उसको तो केवल एक ही झटके से परिंदे की तरह हवा में उड़ा दिया। इसीलिए उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े और हेड आयुष से लड़े। पवेलियन मास्टर दर्पण ने एक गहरी आह भरी। उन्होंने घोषणा करी, हमारे बेटवो एम्पायर के मास्टर टीचर पवेलियन को नितिन के प्रिंसिपल बनने से कोई भी आपत्ति नहीं है। पवेलियन मास्टर अर्णव ने देख लिया था कि वह भी अब हेड आयुष का मुकाबला नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने सोचना तो छोड़ ही दिया था कि उनका कोई स्टूडेंट हेड आयुष को हरा सकता है, वो भी 7 स्टार म्यूजिक की धुनों के साथ में। ये देखकर कि प्रिंसिपल नितिन ने ये वाली कठिन परीक्षा भी पास कर ली है, हेड शंकर ने एक राहत की सांस ली। हमारे आसपास के क्षेत्र के 5 में से 3 प्रतिनिधियों ने प्रिंसिपल नितिन को स्वीकृति दे दी है। अगर चियाओ साम्राज्य के पवेलियन मास्टर बाई और होंगयान साम्राज्य के हेड उत्कर्ष, आप दोनों में से अगर किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप सभी अभी पूछ सकते हैं। हमारे पवेलियन को भी कोई आपत्ति नहीं है, चियान एम्पायर से पवेलियन मास्टर बाई ने कहा। यह देखते हुए कि नितिन का मैच उन तीनों पवेलियन मास्टर में से कोई भी नहीं कर सका, तो पवेलियन मास्टर बाई ने भी हाँ कर दी और जल्द ही होंगयान एम्पायर के पवेलियन मास्टर उत्कर्ष खड़े हुए और उन्होंने अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए कहा, होंगयान साम्राज्य का पवेलियन मास्टर उत्कर्ष और मेरे सभी साथी प्रिंसिपल नितिन का हमेशा से साथ देते आ रहे हैं और वो आगे भी उनका साथ देते रहेंगे। हेड उत्कर्ष ने पहले ही देख लिया था कि किस प्रकार प्रिंसिपल नितिन ने क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी जानवरों को अपना पालतू जानवर बना लिया था, तो अब उनको भी उनके ऊपर पूरा विश्वास हो गया था कि उनके सिवाय और कोई भी एकेडमी को अच्छे से नहीं संभाल सकता था। इसीलिए उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा और नितिन को अपना नया प्रिंसिपल मान लिया था, क्योंकि हेड उत्कर्ष से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले ही प्रिंसिपल नितिन को होंगयान साम्राज्य की तरफ से एक प्रिंसिपल मान लिया था।
और उन्होंने भी पहले प्रिंसिपल नितिन की बहुत ज्यादा सहायता की थी। अच्छा, क्योंकि अब आप सभी के सवाल खत्म हो चुके हैं, हेड शंकर ने अपना सर हिलाया, क्योंकि इस इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल तभी होती थी जब कोई पवेलियन मास्टर प्रिंसिपल से सवाल करता था। केवल उनसे निपटना ही सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रिंसिपल नितिन से सवाल पूछने को तैयार है। तो हम इस वाले इवेंट को यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल नितिन ने पहला पड़ाव पास कर लिया है। जैसे ही हेड शंकर उस इवेंट को खत्म करने वाले थे, अचानक से भीड़ के अंदर से बहुत सारे लड़ाकू एक साथ खड़े हो गए और उनमें से एक ने बोला, हेड शंकर, हमारे पास एक प्रश्न है। हम प्रिंसिपल नितिन से कुछ पूछना चाहते हैं। ये वह लड़ाकू था जिसने क्लाउड मिस्ट की उस फाइट के अंदर सबसे ज्यादा बीस्टों को मारा था। ये ग्रेड 4 का विद्यार्थी अंकित था। उसके परिवार को क्लाउड मिस्ट के बीस्टों ने मार डाला था, इसीलिए उसके मन में क्लाउड मिस्ट के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था और वह उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि वह आज तक उस चीज को नहीं भूल पाया जब उसके परिवार को क्लाउड मिस्ट के बीस्टों द्वारा मार दिया गया था। वह इतने समय से इसी का वेट कर रहा था कि किस समय मास्टर टीचर अकेडमी क्लाउड मिस्ट के जानवरों के प्रति एक युद्ध स्टार्ट करे और फिर से वह क्लाउड मिस्ट को बाकी सभी की तरह जो मानव जाति के लिए खतरा थे उनकी तरह मिटा दे, और वह भी उस लड़ाई के अंदर शामिल होकर अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। लेकिन इस बार जब युद्ध हुआ और उसने बहुत सारे बीस्टों को मारा भी था, तो उसे ऐसा ही लगा था कि अब इस बार वह क्लाउड मिस्ट का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन अचानक से उनको उस लड़ाई से पीछे हटा दिया गया और सामने वाले जानवरों से बातचीत करने का फैसला करा। ये वह सभी लोग थे जो घायल होकर उस डॉक्टर स्कूल के अंदर थे। इन्होंने पहले ही एक बड़ा सारा समूह बना लिया था ताकि वह यहाँ पर आके कुछ विघ्न डाल सके, और ऐसा सफल तौर से हो भी गया था। लेकिन अचानक से अभी स्टूडेंट्स को पता चला कि उनके मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल वीपी क्लब का लीडर है, तो वीपी क्लब के आधे सदस्य पहले ही उस जगह से हट गए और उनके ग्रुप में से बाहर हो गए थे। इसीलिए अब उनके ग्रुप में केवल 100 ही लोग बचे हुए थे। हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या बोलना है? हेड शंकर ने अपनी बाहें चढ़ा ली। अब उनको भी गुस्सा आने लगा था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए अंकित की तरफ इशारा किया ताकि वह आगे बात बोले। मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि मास्टर टीचर अकेडमी फिर से क्लाउड मिस्ट के बीस्टों से वापस कब लड़ने जाने वाली है? अंकित ने कहा, मास्टर टीचर अकेडमी में अगर लड़ाई की बात वापस से शुरू की जाती, वो भी प्रिंसिपल के सामने, तो वह उसका एक अपमान होता। इसीलिए अंकित ने उस बात को घुमा फिरा के प्रिंसिपल से पूछा, हमें आपसे इसका जवाब चाहिए, हमें आप इसका जवाब दीजिए। हम देखते हैं कि आप इसका जवाब कैसे देते हैं। ये सवाल सुनने के बाद में वहाँ खड़ी सारी भीड़ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन सभी को इससे कोई मतलब नहीं था कि सम्राट कौन बनेगा, उनको तो इससे मतलब था कि जो प्रिंसिपल बनेगा वह हमारी रक्षा कर पाएगा या नहीं। और जो क्लाउड मिस्ट की फाइट हो रही थी उसके अंदर उन्होंने सुना था कि किस प्रकार मास्टर टीचर अकेडमी ने बातचीत से मामले को संभालने का सोचा, और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि मास्टर टीचर अकेडमी ने क्लाउड मिस्ट के जानवरों के साथ में किस बात का सौदा किया था। अपने दांत बीसते हुए अंकित ने कहा। लेकिन वही दूसरी तरफ हेड उत्कर्ष और नितिन दोनों अपने मन ही मन में हंस रहे थे। उन्हें तो इस बात की हंसी आ रही थी कि इन सभी को कुछ भी नहीं पता कि वहां पर हुआ क्या था, लेकिन हेड उत्कर्ष को सब कुछ पता था कि वहां पर क्या हालात हुए थे और कैसे प्रिंसिपल नितिन ने सब कुछ संभाल लिया था। प्रिंसिपल नितिन, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं इनको समझाने के लिए तैयार हूँ। हेड शंकर उनसे ऐसा कहकर उठने ही वाले थे, जितने में एक बुजुर्ग लड़ाकू हवा में उड़ते हुए जल्दी में उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वह वहां पे आते आते बहुत तेज चिल्ला रहा था, प्रिंसिपल नितिन बहुत बुरा हो गया, प्रिंसिपल नितिन क्या हुआ? उद्घाटन समारोह के अंदर उस बुजुर्ग को इतने घबराहट में आते हुए देखकर हेड शंकर की आंखें भी सिकुड़ गई। उस बुजुर्ग ने हेड शंकर की बात सुनते हुए कहा, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने बताना जारी रखा और उसने कहा, हमारे चारों तरफ से सारे स्पिरिट बीस्ट और संत लेवल की बीस्टों हमको चारों तरफ से घेर लिया है। उन बातों को सुनकर हेड शंकर और नितिन थोड़ी देर के लिए बहुत चक्के रह गए। भीड़ में तुरंत डर और खलबलाहट मच गई। वह इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए। क्या मास्टर टीचर अकेडमी स्पिरिट बीस्ट और आत्मा जानवरों से घिर गई है? हम सभी अब तो इस जाल के अंदर फंस गए हैं। स्थिति को देखने के लिए सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन अचानक से आसमान फट गया, उसके अंदर तेज आवाज आई, बूम बूम।
और जब उन सभी ने ऊपर देखा तो उनके ऊपर 3 हवाई बीस्ट उड़ते हुए आ रहे थे। ये सभी उन 10 राजाओं में से थे और उनके पीछे पीछे बहुत सारे हवाई जानवर आ रहे थे। वह सभी हाफ संत लेवल के थे और उसके कारण आसमान में बहुत तेज हवा चलने लगी और उनके पीछे और 3000 बीस्ट आ रहे थे जिन सभी का लेवल 7 का था। और उनके अंदर कुछ मुट्ठी भर जानवर ऐसे भी थे जिनका लेवल 9 पर था। वह सभी ऐसे चल रहे थे जैसे कि वह सभी मार्च फास्ट कर रहे हो। अगर उन्होंने एक भी आवाज लगाई तो वह सभी के सभी जानवर अचानक से नीचे आ सकते हैं और उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से हमला कर सकते थे। वहां पर नीचे खड़ी हुई जनता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। बीस्ट टेमर स्कूल के सभी प्रमुखों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अचानक से कहा, सभी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें युद्ध के लिए रेडी होना होगा। ऐसा कहते ही सभी ने अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और वह सभी एक फॉर्मेशन के अंदर खड़े हो गए। वह सभी उन एरियल बीस्टों को बहुत सतर्कता से देख रहे थे। वह बिल्कुल चौकन्ना थे। अगर उन्होंने किसी ने भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो वह भी जवाबी हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। कह रहे हैं इन जंगली जानवरों के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। कौन था जिसने वहां जाके उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था? मास्टर टीचर अकेडमी इतनी ज्यादा मूर्ख कब से हो गई कि वह इन जानवरों के साथ में बातचीत करने का प्रस्ताव रखेंगे? देख लिया ना बातचीत करने का क्या अंजाम हुआ। ये देखो आ गए सबके सब झुंड बना के और हमें यहाँ पर समझने का मौका भी नहीं मिला। इन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई होगी क्योंकि इन्होंने पहले ही अपनी फॉर्मेशन को देखिए बना के रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी सेना हमारी तरफ बढ़ रही हो। कितने चिल्लाते हुए वहां पर कहा। उसके भी चेहरे का रंग उड़ा हुआ था क्योंकि वह अब चारों तरफ से जानवरों से घिरे हुए थे। ऐसा कौन है जिसने ऐसा सोच लिया कि जिसने ऐसी उम्मीद रखी थी कि वह अपने वादे को पूरा कर लेंगे? कि ये है तो एक जानवर ही ना। भले ही मास्टर टीचर अकेडमी इस बार बच जाए लेकिन उनको इतनी ज्यादा क्षति होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतिहास में इससे ज्यादा विनाश का काम कोई नहीं कर सकता था और इसका सारा इंजाम प्रिंसिपल नितिन के ऊपर जाएगा क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब हुआ था। और हेड उत्कर्ष कहाँ गए? वही तो थे जो वहां पर जाके उनसे बातचीत कर रहे थे। महाराज अजय के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर 3000 से ज्यादा बीस्ट हैं। एक बार अगर मास्टर टीचर अकेडमी बच भी गई तो ये तो हंसी का पात्र बन के रह जाएगी। सालों तक मास्टर टीचर्स अपना मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही हर कोई युद्ध के लिए तैयार हो रहा था अचानक से वहां पर सभी जानवर चिल्लाने लगे और इतनी ज्यादा तेज आवाज थी कि ऐसा लग रहा था कि आसमान कभी भी फट सकता है। वो क्या है? अचानक से एक व्यक्ति उस भीड़ के अंदर से चिल्लाया और वह एक तरफ इशारा करने लगा। जिस तरफ उसने इशारा किया था उस तरफ सभी के सभी लड़ाकू घूम गए और जैसे ही वह उस तरफ घूमे वह अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने देखा कि मास्टर टीचर अकेडमी की तरफ एक धूल का बादल आ रहा है और उस विशाल धूल के बादल के बीच में ब्लू ट्रंक हाथी एक सेना थी जो बड़ी तेजी से मास्टर टीचर अकेडमी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उनके चलने से धरती बहुत तेज हिल रही थी। उनमें से हर एक का लेवल 5 पर था। उनके आगे उनका सम्राट चल रहा था। उसका संत लेवल स्टेज 1 पर था। ब्लू ट्रंक हाथी किंग सभी के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि पहले ही एरियल बीस्टों से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था और अब ये ब्लू ट्रंक हाथी अब इनसे ये कैसे लड़ेंगे क्योंकि इनकी चमड़ी तो बहुत ज्यादा मोटी होती है। इनके ऊपर तो हमारे किसी हथियार से इनके ऊपर वार भी नहीं किया जा सकता। अंकित ने सबको जल्दी से हुक्म दिया, सब जल्दी से अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ। वह आदेश सुनते ही सबके सब अपने फॉर्मेशन के अंदर आ गए और वह सभी अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार खड़े थे। के बाद अचानक से फिर से भगदड़ की आवाज सुनाई देने लगी और इस बार स्टील फैंग वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। स्टील फैंग वुल्फ का बहुत बड़ा झुंड था। उनके आगे संत लेवल स्टेज 1 का स्टील फैंग वुल्फ था तो देखने से उनका किंग लग रहा था। स्टील फैंग वुल्फ बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वह अपने दिमाग से लड़ते हैं। हम सभी बर्बाद हो गए। आज हम सब यहीं भी मरने वाले हैं। भीड़ के बीच में किसी ने कमजोर रूप से बुदबुदाया। आसपास के लोगों के चेहरों का रंग उतर गया। उनके अंदर बहुत ज्यादा निराशा बढ़ गई। यहाँ तक कि महाराज अजय को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने सारे दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। उनको तो इनसे लड़ने का कोई मौका भी नहीं मिला। अगर उनको पहले ही पता होता कि उनके ऊपर कोई अटैक होने वाला है तो वो अपनी सेना को पहले से ही तैयार करके रखते। महाराज अजय तो यही सोच रहे थे कि स्कूल हेड उत्कर्ष ने वहां जाके उनसे किस बात का समझौता किया था इससे पहले कि वह अपने सदमे से बाहर निकलते
उससे पहले उन्होंने देखा कि स्कारलेट ब्लेज लाइन के साथ में उसका झुंड भी आगे की तरफ बढ़ा आ रहा है। तब से आगे उनका संत लेवल स्टेज 1 का किंग था और उसके पीछे उसकी सेना। कुछ समय बाद में स्टील ब्लैक बियर, टाइगर हेड बीस्ट, क्रिम्सन फ्लेम एप और क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी 10 राजाओं में से 9 वहां पर आ गए थे और उन सभी को मिलाकर कई दर्जन हजार जानवरों की सेना वहां पर इकट्ठा हो गई थी। दूसरे शब्दों में उनका कहने का मतलब ये था कि आज क्लाउड मिस्ट्रीज की सारी सेना यहाँ पर आ गई है और वह आज इस मास्टर टीचर अकेडमी को जड़ से मिटा देना चाहती हो। सभी के चेहरों का रंग भयानक हो गया और अब उनके पास कोई भी शब्द नहीं थे बोलने के। वह तो बस अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। गाइस, इसी के साथ में एक और एपिसोड खत्म होते हुए, और ये गाइस पता नहीं कब बनेगा और सबकी फाड़ के रख दी इस एपिसोड के अंदर, तो पता नहीं क्या सीन है। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो आएगा। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय।